नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक छोटी सी थ्योरी क्लास, जिसमें हम जानेंगे क्रांति कैसे हुई, कहाँ से होती है और क्या क्या कारण रहते हैं, क्यों क्रांति होना ज़रूरी हो गया था। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्रांति शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अंग्रेजों ने यहाँ भारत में अपने कदम धीरे धीरे कैसे स्थापित किए, कैसे रखे। तो भारत में एक पद होता था अंग्रेजों का, गवर्नर जनरल, जो पूरे भारत का एक होता था गवर्नर जनरल, जिसे जीजी बोलते थे, गवर्नर जनरल। ठीक है, अब क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, रियासतों में अपने कदम रखने के लिए जो राजा थे उनसे सहायक संध्या करते हैं। 1818 में अंग्रेज जो है राजाओं से क्या करते हैं, सहायक संध्या करते हैं। सहायक संध्या क्या, एक राजाओं को, रियासतों को अपने अधीन लेने का अंग्रेजों का एक एक घटिया प्लान था कि हम सहायक संधि के नाम पर राजाओं को अपने अधीन कर लेंगे और राजाओं को पूरी तरह से अपने पे डिपेंडेड कर देंगे। जैसे ही राजा अपन पे डिपेंडेड हो जाएंगे, हम अपना शासन स्थापित कर देंगे। ठीक है, संधि के तहत क्या होता है, राजाओं को बोल दिया जाता है कि आप हमसे सहायक संधि कर लीजिए और इसके बदले हम क्या करेंगे, हम अपनी सेना आपके रियासतों में रखेंगे और जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको किसी से युद्ध करना है या जो भी चीज़ करनी है, हम उसमें आपका साथ देंगे, हम उसमें आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, राजा क्या करते हैं, इस सहायक संधि पे हस्ताक्षर करके अग्री कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, आप सेना रखिए। और अंग्रेज ये भी बोलते हैं सेना हम आपको दे देंगे, आप बस उनका खर्चा पानी दे दीजिएगा। यानी कि उनका जो भी खर्चा होता था, उनको रखने का, उनका वेतन देना, वो सब कौन करते थे, राजा करते थे। लेकिन सेना किसकी होती थी, अंग्रेजों की। इस तरह से अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, राजा की जो खुद की सेना थी उसकी जगह अपनी सेना लगा दी। अब उनकी सेना है तो राजा चाह कर भी अंग्रेजों के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये हो जाता है। अब सेना तो रखी, इसके साथ अंग्रेजों ने बोला कि हम अपना एक अधिकारी आपके रियासत में नियुक्त करके जाएंगे, वो आपकी हर तरह से सहायता करेगा और उसका नाम दिया गया पॉलिटिकल एजेंट। उसका साथियों नाम दिया गया पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, इस तरह से अंग्रेजों ने धीरे धीरे सभी रियासतों में अपने कदम रखना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज अपना मुख्यालय भी, अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में भी अपना एक मुख्यालय बना देते हैं। और ये बनाते हैं अंग्रेज 1832 में। कब बनाते हैं साथियों, 1832 में। और जगह डिसाइड करते हैं अजमेर, क्योंकि राजस्थान के बीचों बीच है अजमेर और अजमेर से पूरे राजस्थान पे नज़र रखी जा सकती है। कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अजमेर बीच में आता है, सब जगह फटाफट से पहुंचा जा सकता है। अगर कॉर्नर में रखते तो दूसरा कॉर्नर जो है एक सिरे पे, अगर जैसे कि मान लो जयपुर या भरतपुर रख दिया जाए तो भरतपुर से जैसलमेर जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इधर जैसलमेर की तरफ रख दिया जाए या फिर बाड़मेर की तरफ रख दिया जाए तो पूर्व के जो भी रियासतें थी वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल। तो उन्होंने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला और अपना मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थापित कर दिया, अजमेर में स्थापित कर दिया 1832 में। आप ये डेट और नाम जो भी है अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा, जिससे चीज़ें ज़्यादा माइंड में रहती है। अपने हाथों से, जैसे जो भी लोग अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं लिख लिख के, उनको चीज़ें ज़्यादा याद भी रहती है और समझ में भी आती है। ठीक है, अब राजस्थान में मुख्यालय भी उन्होंने बना दिया अपना, और बनाते कहाँ है, अजमेर में। अब क्या, अब जैसे अंग्रेज जो है वो राजस्थान में आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो कड़कती धूप होती है उसमें अंग्रेज क्या सर्वाइव नहीं कर पाते। अब बेचारे वो अलग क्लाइमेट से आए हुए, अपने यहाँ पे एकदम तपती धूप, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, इतनी ऊपर से धूप पड़ रही है। उन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला कि राजस्थान में जो ठंडा इलाका है, अब राजस्थान में ठंडा इलाका एक ही है, आबू, माउंट आबू, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते। क्या कर देते हैं, अब सॉरी, यहाँ पे ये शीतकालीन मुख्यालय लिखा हुआ है लेकिन ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। अंग्रेज अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है वो कहाँ बना देते हैं, माउंट आबू में बना देते हैं। कहाँ बना देते हैं, माउंट आबू में, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा इलाका है तो अंग्रेज वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। अब अंग्रेज क्या करते हैं, दो राजधानियाँ बना दी, एक अजमेर और दूसरी माउंट आबू। अंग्रेज क्या करते हैं, गर्मियों में तो चले जाते हैं माउंट आबू और सर्दियों में वापस कहाँ आ जाते हैं, अजमेर में। ठीक है, इस तरह से ये शासन व्यवस्था चलती गई और अंग्रेज राजस्थान में अपने कदम रखते गए। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति थी। 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो साथियों कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग
ठीक है, अब देखते हैं कि क्रांति के कारण क्या थे। क्या ऐसे क्या कारण बने कि सैनिकों ने क्रांति कर दी, अंग्रेजों को मतलब उन्होंने मारना शुरू कर दिया कि अब हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या हुए। यहाँ पे तत्कालीन कारण लिखा हुआ है, लेकिन मैं इससे पहले आपको थोड़े से 2-3 पॉइंट और समझा देती हूँ। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण भी रहे। राजनीतिक कारण से तात्पर्य है कि जैसे ही अंग्रेज सहायक संधि के तहत रियासतों में अपने कदम रखते गए तो राजाओं को उन्होंने अपने ऊपर डिपेंड कर दिया। ठीक है, उनसे क्या किया, सेनाएं उनकी रखी, लेकिन जो भी खर्चा सेना का होता था वो राजाओं से दिलाना शुरू कर दिया। तो राजा को नुकसान भी होने लगा, लेकिन सेना से कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेज कुछ भी करते, लेकिन राजा अपनी खुद की सेना नहीं रख सकता था। खुद की सेना की जगह अंग्रेजों ने अपनी सेना वहाँ पे नियुक्त कर दी थी। ठीक है, इस तरह से राजनीति में वो लोग हस्तक्षेप करने लगे। धीरे धीरे राजनीति जितने भी उनके डिसीजंस होते हैं या फिर कुछ भी, राजाओं को पूरी तरह से खुद पे डिपेंड कर दिया और एक तरह से पंगु बना दिया कि शक्तियाँ सारी है लेकिन उसका यूज़ राजा नहीं कर सकता था। ठीक है, इसी के बीच क्या होता है कि एक गोद निषेध नीति भी आती है इससे पहले, और उसके तहत क्या बोल दिया जाता है, अंग्रेज ये बोलते हैं कि जिस भी राजा का, जिस भी रियासत का उत्तराधिकारी नहीं होगा वो रियासत सीधे सीधे अंग्रेजों के अंडर आ जाएगी। जिस पर सीधा सीधा शासन किसका स्थापित हो जाएगा, अंग्रेजों का स्थापित हो जाएगा। इस तरह से राजा जो है वो एक तरह से पंगु हो जाता है। उनके पास में सब कुछ होता है, साहस होता है, सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है, लेकिन उसको यूज़ करने का अधिकार राजाओं से छीन लिया गया था। एक तो ये कारण हो जाता है। दूसरा हो जाता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण से तात्पर्य यह है कि अंग्रेज जो है वो जितने भी भारतीय थे उनको ज़बरदस्ती ईसाई धर्म कबूल करवाना चाहते थे, ईसाई धर्म एक्सेप्ट करवाना चाहते थे, तो ये कारण हो गया था। तीसरा आर्थिक कारण हो जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, भारत से कच्चा माल बाहर भेजते हैं और वहाँ से मशीनों से बनाई गई चीज़ें भारत में लाके बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे भारत के जो भी उद्योग धंधे थे वो सारे ख़त्म होने लग गए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भारत में जो चीज़ें बनती थी वो हाथों से निर्मित होती थी और हाथों से बनाई गई चीज़ों में लागत ज़्यादा लगती है ना। तो भारत के जो लोग थे, जो भारत के मूल लोग थे, वो भी सस्ती चीज़ें लेने के चक्कर में भारत की चीज़ों को नहीं लेना पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी। इस तरह से भारत के जितने भी उद्योग थे वो खराब होने लग गए, बेरोजगारी आने लग गई, यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा था क्योंकि वो लोग। और एक चीज़ ये भी थी, जो लोग भारतीय सैनिक जो थे वो जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। अंग्रेजों की सेना और भारतीय सेना, सैनिक दोनों में अंग्रेज भी होते थे और भारतीय लोग भी होते थे, लेकिन अंग्रेजों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी, जो वेतन भत्ते दिए जाते थे, वो भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। एक सैनिक एक ही पोस्ट पे, लेकिन अंग्रेज को अगर ज़्यादा दिया जा रहा है तो भारतीय को वहीं बिल्कुल ना के बराबर वेतन दिया जाता था। उनके साथ में ये नाइंसाफ़ी होती थी। तो ये भी एक कारण था जिस वजह से सभी लोग भड़क गए थे अंग्रेजों पे। ठीक है, लेकिन बात करते हैं क्रांति के तत्कालीन कारण की। तत्कालीन कारण से मतलब है, तात्पर्य ये होता है कि एक ऐसा कारण, एक ऐसी चीज़ जिसके बाद तुरंत ही क्रांति हो जाए, एक ऐसी चिंगारी जिसके बाद तुरंत ही आग जो है वो फैल जाए। तो वो दोस्तों कारण जो है वो बना था अंग्रेजों द्वारा लाई गई एक नई बंदूक, एनफील्ड राइफल, जिसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। पहले क्या है, एक ब्राउन बेस नाम की बंदूक यूज़ की जाती थी जिसमें डायरेक्ट ही कारतूस डाला और सीधा फायर, है ना। लेकिन जैसे ही ये एनफील्ड राइफल लाएगी, इसमें क्या होता था, इसके कारतूस पे ऊपर एक हुक लगाया जाता था। उस हुक को मुंह से तोड़ के फिर उसे यूज़ किया जाता था। और ये एक बात जो है वो सब जगह फैल गई कि ये जो कारतूस है इसके ऊपर जो हुक लगा हुआ है उसमें एक चिपचिपा सा जो लिक्विड है वो गाय और सूअर की चर्बी है। गाय और सूअर की चर्बी है। अब गाय और सूअर, सेना में जो सैनिक थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। गाय और सूअर दोनों, हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बराबर मैटर करते हैं कि वो उनके धर्म से रिलेटेड है। गाय पवित्र होती है हिंदुओं के लिए और जो सूअर है वो अपवित्र होता है मुस्लिम के लिए। मुस्लिम सूअर को अपवित्र मानते हैं और हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं। तो दोनों में ये क्लैशेस हो गए कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसी के बीच एक कहानी भी आपको बता देती हूँ। मंगल पांडे की एक स्टोरी आती है कि वो उच्च वर्ग के थे और निम्न वर्ग उच्च वर्ग बहुत ज़्यादा करते थे। ऐसे ही एक दिन कहीं जा रहे थे तो किसी रैंडम इंसान ने उनको बोल दिया, क्या रे मंगल पांडे, तू तो बड़ा उच्च वर्ग निम्न वर्ग करता रहता है, और जिस सेना में तू भर्ती हुआ है, जिस सेना में तू काम करता है, जो बंदूक यूज़ कर रहा है, उसका कारतूस अपने मुंह से तोड़ रहा है, उसमें तो गाय और सूअर की
चर्बी लगी हुई, क्या तू धर्म धर्म उच्च वर्ग निम्न वर्ग कर रहा है? तूने तो निम्न वर्ग से भी नीचे वाले काम कर दिए कि तूने सुअर और गाय की चर्बी को अपने मुंह से लगा दिया, है ना। तो मंगल पांडे क्या है, वो थोड़े गर्म खोपड़ी के थे, उन्होंने सीधा ही अंग्रेजों को जाके बोल दिया कि मैं इस बंदूक का यूज़ नहीं करूँगा। सेना में रह के अंग्रेजों की सेना में रह के अंग्रेजों के खिलाफ जाना, मतलब आप समझ ही सकते हैं क्या स्थिति रही होगी मंगल पांडे की। फिर भी अंग्रेज उन्हें टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ना देते हैं। मंगल पांडे सीधा बंदूक उठाते हैं और अंग्रेज अधिकारी को मार डालते हैं कि ले भाई, तूने ही बोला बंदूक चला, मैंने चला दी। अंग्रेज बोलता है सीधा सा कि मंगल पांडे बंदूक उठा, चला। तो बोले कहाँ चलाऊं, तेरा मन हो वहाँ चला। मंगल पांडे बोले एक ही चला नहीं है अपने को, तो सीधा अंग्रेज अधिकारी को ही मार देते हैं। एक का तो पाप कटेगा, चलो एक का तो पाप मंगल पांडे ने काट दिया वहाँ पे। फिर मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, उन्हें फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल के आसपास में उन्हें फांसी दे दी जाती है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि ये बात फैलते फैलते हर छावनी में पहुँच जाती है। और बात है मेरठ की, जहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है, मेरठ यूपी, है ना। मेरठ में जैसे ये बात पहुँचती है कि इस बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया गया है, तो वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने भी वहाँ पे क्रांति कर दी कि हम इस बंदूक का यूज़ नहीं करेंगे, अब अंग्रेजों का पाप निकालते हैं बस। अब हम अंग्रेजों ने हमारे धर्म को छेड़ा है, हम अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पे क्रांति करके मेरठ के जो सैनिक होते हैं वो सीधा पहुँच जाते हैं दिल्ली। वो सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दिल्ली में पहुँचते बहादुर शाह जफर, सबको पता है अंग्रेजों से पहले जो राज था वो मुगल राज था, और उनके बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। उनको अंग्रेजों ने पेंशन पे रख रखा था, उनके सारे अधिकार तो छीन लिए गए थे, उन्हें बस पेंशन पे रख रखा था, नाम के बादशाह रह गए थे वो बस। उनको बोलते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करो, हम अंग्रेजों को मारना चाहते हैं, यहाँ से भगाना चाहते हैं, हम क्रांति करके आए हैं, आप बस हमारा साथ दो। ठीक है, अब जैसे ही सैनिक वहाँ पे पहुँचते बहादुर शाह जफर जो है वो बेचारे बोलते कहाँ फंसा दिया मुझे, पहले तो अंग्रेजों ने फंसा दिया, पेंशन पे बिठाया है, और अब ये सैनिक बोल रहे हैं कि आप हमारा नेतृत्व करो। फिर भी जैसे तैसे करके उनको मना लिया जाता है। ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता कौन हो गए, अपने बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, मतलब एक प्लान तो बनाना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी। तो योजना ऐसे तो कैसे बनाए, अब अगर भारत में रह के बनाए या फिर राजस्थान के आसपास रह के बनाए तो अंग्रेज कूट दे बेचारों को, उनको तो बनाने ही नहीं दे कि ये क्या है ना, ये क्या तरीका, आप हमारे खिलाफ कर रहे हो तो हम तो कैसे छोड़ेंगे उनके खिलाफ। अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है, कोई योजना बना रहा है तो कैसे। तो उनकी जो इस क्रांति की जो योजना बनी वो दोस्तों बनती है लंदन में। कहाँ बनती है, लंदन में। चलिए, लंदन में योजना बन गई और एक डेट डिसाइड की गई, 31 मई 1857। डेट क्या डिसाइड की गई, 31 मई 1857 की हम 31 मई को सब जगह क्रांति का बिगुल बजा देंगे। ठीक है, अब इस बात को हर जगह पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का तो ज़माना नहीं था, है ना। अभी तो कुछ भी बात होती है, एक कहीं से कुछ भी हो जाता है, एक पटाखा भी फूट जाता है ना, तो सीधा व्हाट्सएप पे आ जाता है, भाई वहाँ वहाँ फलानी फलानी जगह पे एक पटाखा फूट गया। लेकिन पहले ये ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, खबरें इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाती थी। तो एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया, रोटी और कमल का फूल, रोटी और कमल का फूल। जहाँ जहाँ ये रोटी और कमल का फूल जिसे भी देंगे वो लोग समझ जाएंगे कि अब हमें क्या करना है, क्रांति करनी है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सारे कारण, हो जाए तत्कालीन कारण। कारतूस, चर्बी वाले कारतूस हो गए। तय तारीख 31 मई 1857। प्रतीक चिन्ह हो जाते हैं रोटी और कमल का फूल। नेतृत्वकर्ता, भारत में नेतृत्व करता हो जाते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। और क्रांति की शुरुआत जो है वो हो जाती है अपने मेरठ से, और होती कब है, 10 मई 1857 को। कब होती है, 10 मई 1857 को मेरठ में। चलिए आगे देख लेते हैं कि राजस्थान में कैसे क्या होता है, इसकी स्टोरी जान लेते हैं कि राजस्थान में कैसे क्या होता है। राजस्थान में पहले तो ये देखते हैं कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे। 1832 में जब एजीजी का मुख्यालय राजस्थान में स्थापित किया जाता है, उसका कार्यालय स्थापित किया जाता है, तब राजस्थान के पहले जो एजीजी थे वो थे मिस्टर लॉकेट। काई का मिस्टर लॉकेट, याद रखना आपने तो बस, है ना, लॉकेट। अंग्रेजों को कोई मिस्टर विस्टर अपने नहीं बोलना, लॉकेट। पहला जो एजीजी था वो कौन था, लॉकेट। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे वो था यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। और इस समय वो माउंट आबू में था, क्योंकि अब देखिए क्रांति कब हो रही है, मई, और मई जून में अपने यहाँ पे बहुत खतरनाक गर्मी पड़ती है। तो लॉरेंस कहाँ था इस समय,
माउंट आबू में। ठीक है। राजस्थान में अंग्रेजों का मुख्य केंद्र मैंने आपको पहले ही बता दिया, अजमेर। मुख्य केंद्र क्या था? अजमेर। राजधानी भले उन्होंने दो बनाई थी, अजमेर और माउंट आबू, लेकिन मुख्य जो केंद्र था वो क्या था? अजमेर। वहीं पे अंग्रेजों के सारे हथियार वगैरह रखे गए थे। ठीक है। अब क्रांति की शुरुआत राजस्थान में कब होती है, कैसे होती है? तो इसके पीछे एक स्टोरी आती है। पैट्रिक लॉरेंस के पास में मेरठ में जब विद्रोह हो जाता है, 10 मई को जब क्रांति हो जाती है, तो पैट्रिक लॉरेंस के पास माउंट आबू में खबर पहुंचती है 19 मई 1857 को। 19 मई 1857 को पैट्रिक के पास एक खबर पहुंचती है कि मेरठ के सैनिकों ने वहां पे क्रांति कर दी है, विद्रोह कर दिया है। अब ये सैनिक राजस्थान की तरफ भी आएंगे और वहां पे भी इनका उद्देश्य क्रांति करना ही है। तो अब लॉरेंस ने सोच लिया कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, अगर क्रांति हो गई तो अंग्रेजों का भी सैनिकों का भी एक ही टारगेट रहेगा कि क्रांति वो कहाँ करेंगे? अजमेर ही करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का जो मुख्यालय था, मुख्य केंद्र बिंदु था, वो क्या था? अजमेर। तो लॉरेंस ने क्या किया, एक बटालियन बुलाई अजमेर की सुरक्षा के लिए कि मैं वहाँ पे एक बटालियन जो है वो तैनात कर देता हूँ, वो क्या कर लेगी? सुरक्षा कर लेगी अजमेर की। और बटालियन जो बुलाता है वो होती है 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, उसको बुलाया जाता है। अब लॉरेंस को कोई बोलता है कि भाई लॉरेंस, तू बापूड़ा, तूने क्या काम किया रे? तूने सेना बुलाई भी तो कौन सी बुलाई? जो मेरठ के रास्ते से आई है। कहाँ से आई है? मेरठ के रास्ते से आई है, और हो सकता है ये भी उसी उद्देश्य से आई हो। मेरठ में अभी अभी विद्रोह हुआ है तो उसी रास्ते से आई है, मतलब ये भी सैनिक अपने अंदर क्रांति की भावना लेके ही यहाँ पे आए हैं। तू तो गया भाई, तूने तो बिल्ली के सामने दूध रख दिया। अब पैट्रिक लॉरेंस बोला कि अब मैं क्या करूँ? उसने सीधा सा ऑर्डर दे दिया कि 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को नसीराबाद ट्रांसफ़र कर दो। अजमेर से कहाँ भेज दो? नसीराबाद भेज दो, और वहाँ से वहाँ भेज के इनके जितने भी हथियार वगैरह हैं वो सब छीन लो। उनके पास हथियार ही नहीं रहेंगे तो सैनिक क्रांति कैसे करेंगे, है ना? जैसे ही नसीराबाद भेजा, नसीराबाद में 2 बटालियन पहले से ही तैनात थी। एक थी 30वीं बंगाल इन्फेंट्री और दूसरी थी बॉम्बे लांसर्स। बॉम्बे लांसर्स जो सेना थी, जो बटालियन थी, वो पूरी प्योर अंग्रेजों की थी। उसमें हिंदू नहीं थे, मतलब सॉरी, भारतीय नहीं थे, हिंदू मुस्लिम एक भी सैनिक नहीं था, प्योर अंग्रेजों की थी। और उन्होंने क्या किया, जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री आई थी उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि आप किस उद्देश्य से आए हो, हमें बता दो। हम जानते हैं कि आप यहाँ पे क्रांति करना चाहते हो, ये वो करके उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया। अब सैनिक जो थे वो थोड़े गर्म दिमाग के होते हैं। उनमें भी क्या, एक सैनिक थे बख्तावर सिंह जी। कौन थे? बख्तावर सिंह जी। अब उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि जब ये लोग सोच ही रहे क्रांति का, अब ये लोग हमसे चाहते हैं, एक तोहफा चाहते हैं क्रांति का, बिना गलती टॉर्चर कर रहे, बार बार क्रांति क्रांति कर रहे, तो हम इनको अब क्रांति करके ही दिखा देते। उन्होंने सोच लिया कि अब हम क्रांति ही करेंगे, चाहे जो हो जाए, अब तो हम क्रांति ही करेंगे, चाहे हथियार छीन लो, चाहे हमें मार दो, हम तो क्रांति करके ही रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी एक स्टोरी कि किस तरह से राजस्थान में क्रांति शुरू होती है। ठीक है, अब नसीराबाद का विद्रोह हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई है कि सैनिकों में ये क्रांति की भावना कैसे आई। इससे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में क्रांति के समय जो सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी। क्रांति के समय जो सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी? तो टोटल यहाँ पे 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ। उनके नाम आपको लिखने चाहिए, कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी। तो सबसे पहले तो देखो, पहली थी नसीराबाद, है ना, पहली छावनी थी नसीराबाद। दूसरी नीमच थी, एरनपुरा थी, देवली थी, ब्यावर थी और खेरवाड़ा थी। टोटल 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और छठी हो जाती है खेरवाड़ा, जिसमें से 4 छावनियाँ ही थी जिन्होंने भाग लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनियाँ थी जिन्होंने तो क्रांति में भाग ही नहीं लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा जो है वो क्रांति से पूरी तरह से बाहर रहे थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। इन 6 छावनियों के अलावा 2 ऐसी जगह थी जो छावनियाँ नहीं थी लेकिन फिर भी वहाँ पे क्रांति हुई। 2 ठिकाने ऐसे थे जो छावनियाँ नहीं थी जहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे विद्रोह हुआ, क्रांति हुई। वो थे 2, एक तो था अपने पाली में अहुआ, है ना, पाली में अहुआ, और दूसरा था कोटा, जहाँ पे बहुत ही मतलब सुलझी हुई क्रांति होती है, पूरी प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ में क्रांति होती है। तो 2 जगह ऐसी थी जो छावनियाँ नहीं थी लेकिन फिर भी वहाँ पे क्रांति हुई, वो थी अहुआ और कोटा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि रियासतों में जो अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए थे वो क्रांति के समय कौन सी रियासत में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। तो आप एक पॉइंट करके रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट करके जितने भी पॉलिटिकल एजेंट थे वो आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले आप करो उदयपुर के थे कैप्टन शॉवर्स,
जोधपुर के थे कैप्टन मैकमोसन, भरतपुर के थे मॉरिसन, जयपुर के थे विलियम ईडन, अपने कोटा के थे मेजर बर्टन और सिरोही के थे जेडी हॉल। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, आप मैं बोल देती हूँ, आप ऐसे ही लिख लेना कि क्रांति के समय जो राजा थे वो कौन कौन थे, ताकि हम आगे जब क्रांति पढ़ेंगे पूरे अलग अलग जगह के विद्रोह पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको समझने में, है ना, कि वहाँ के राजा कौन कौन थे। सबसे पहले देखते हैं कि अपने उदयपुर में क्रांति के समय राजा कौन थे। उदयपुर में क्रांति के राजा थे महाराणा स्वरूप सिंह। कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, फिर बीकानेर में कौन थे? महाराजा सरदार सिंह। बीकानेर में थे महाराजा सरदार सिंह। भरतपुर में थे महाराजा जसवंत सिंह जी। जोधपुर के लिखते मेन मैं आपको लिखवा देती हूँ। जोधपुर के लिखिए महाराजा तखत सिंह जी थे। ठीक है, करौली के महाराजा मदन पाल जी थे और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। ये मेन कुछ राजा थे जिन्होंने क्रांति में बहुत ज़्यादा अंग्रेजों का साथ दिया था। बाकी तो सब जगह के अलग अलग थे, वो अगर आप कहोगे तो मैं अलग से एक पेज बना के क्लास में कमेंट में मैं पिन कर दूंगी नीचे। ठीक है, चलिए, ये पॉलिटिकल एजेंट हो गए, रियासतों के जो उस समय राजा थे वो लिखवा दिए मैंने। अब देखते हैं कि राजस्थान में क्रांति जो है वो शुरू कैसे हुई, नसीराबाद में कौन नेतृत्व करता है, कैसे क्या होता है। चलिए, ठीक है, राजस्थान में विद्रोह कब शुरू हुआ? नसीराबाद से होता है 28 मई 1857 को। होता कब है? 28 मई 1857 को। ठीक है, बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन, 15वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन, और उनका साथ देते हैं 30वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन, जो पहले से ही नसीराबाद में नियुक्त थी, उन्होंने भी इनका साथ दिया था। नेतृत्वकर्ता मैंने बता दिया, वही गरम खोपड़ी वाला बख्तावर सिंह, जिन्होंने बोला था कि हाँ बस ठीक है, अब ये क्रांति कर रहे हैं ना, हम उनको क्रांति अब दिखाई देते हैं। तो नेतृत्वकर्ता कौन हो गए? बख्तावर सिंह जी। अब जैसे ही क्रांति होती है तो इनमें अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है। वो अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? 3 थे। एक तो था स्कॉटिश वुड। पहला कौन था? स्कॉटिश वुड। एक था न्यूबरी और एक था पेनी। एक स्कॉटिश वुड, न्यूबरी और पेनी। ये पेनी जो है वो हृदयघात से, हार्ट अटैक से, मतलब जैसे सैनिक भाई मारने लगे अंग्रेजों को, क्रांति शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गया, तो उसको तो सीधा अटैक ही आ गया कि ये सब क्या हो रहा है भाई, और ये क्या हो रहा है, मैं तो मर जाऊंगा। अंग्रेज ऐसे ही बोलते थे ना, तो वो तो क्या है, सीधा हार्ट अटैक से ही मर गया। स्कॉटिश वुड और न्यूबेरी को भी सैनिक मार देते। अब क्या होता है, वहाँ जैसे ही क्रांति हो जाती है तो क्रांतिकारियों का पीछा किया जाता है। अब क्रांतिकारियों का पीछा कौन करते हैं? वो करते हैं 2 अंग्रेज अधिकारी, जिनका नाम होता है वॉल्टर और हिथकोट। वॉल्टर और हिथकोट। बाद में इस हिथकोट का तो बेचारे का सिर्फ कोट ही बचेगा, हित तो पता नहीं कहीं उड़ जाएगा, है ना। लेकिन ये पहले क्रांतिकारियों का पीछा करते हैं वॉल्टर और हिथकोट। ठीक है, ये थी आज की क्लास। अपन ने नसीराबाद का विद्रोह देखा, इसी तरह से आगे हम नीमच का, एरनपुरा का सब अलग अलग विद्रोह देखेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा सा मैंने पहले आपको बताया कैसे क्या हुआ। चलिए, तो आगे हम इसी तरह से पढ़ेंगे अलग अलग जगह जो भी विद्रोह हुआ। क्रांति कुछ भी बड़ी नहीं। अब देखिए, नसीराबाद विद्रोह में सिर्फ 4 से 5 ही पॉइंट है। बटालियन कौन सी थी, नेतृत्वकर्ता कौन से थे, मृत अंग्रेज अधिकारी कौन से थे, और क्रांतिकारियों का पीछा किसने किया था। लेकिन इससे पहले जो स्टोरी बनती है, जो माहौल बनता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, मेरा उद्देश्य दोस्तों सिर्फ इतना है कि जो स्टूडेंट्स, जो साथी मेरे निजी कारणों की वजह से, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से महंगे कोचिंग नहीं ले सकते, महंगी किताबें नहीं ले सकते, उन तक मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी मदद पहुंचा सकूं एजुकेशन से रिलेटेड, जितना मुझे आता है, जितना मेरे से हो सकता है। तो आप इसी तरह मेरा साथ दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ, इसी मदद की एक छोटी से उद्देश्य के साथ। धन्यवाद।